वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और आज की क्लास में हम यहाँ पर जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बात करेंगे पशुपालन विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि याद रखिएगा आपको LSA अर्थात पशुधन सहायक में जो आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं में से यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया गया है, ताकि आपको रिसेंटली जो पेपर्स यहाँ पर हुए हैं उनके भी क्वेश्चंस पता चल जाए और आगे आने वाली जो भी एग्ज़ाम है आपकी उसमें हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड की भी यहाँ पर हेल्प हो सके और ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लास के साथ याद हो जाए। ठीक है, तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो रहेगा कि रक्त स्रावी सेप्टिसीमिया रोग का कारण क्या होता है। अर्थात याद रखें, इसी को ही हम नाम से जाना जाता है गलघोटू रोग। ठीक है, जो गलघोटू रोग हम कहते हैं, याद रखिएगा नाम से स्पष्ट हो रहा है, गले में क्या सांस लेने में तकलीफ होती है, मुख्य ये समस्या होती है, मुख्य लक्षण ये होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको पूछा जाता है जो गलघोटू रोग है इसका कारण क्या होता है, अर्थात ये होता किससे है, तो याद रखिए ये होता है बैक्टीरिया से, अर्थात जीवाणु जनित रोग होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पूछा जाता है कि गलघोटू रोग है ये सामान्यतः किस में देखने को मिलता है, तो आप बता सकते हो गाय और भैंस में ये देखने को मिलता है। किसमें, गाय और भैंस में सामान्यतः ये देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये भी यहाँ पर ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी नस्ल दुधारू नस्ल नहीं है। ठीक है, नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके लिए हम पहले ऑप्शन देखेंगे, इसके बाद में हम आंसर के बारे में जानेंगे। तो साहिवाल बिल्कुल है, लाल सिंधी की अगर बात करेंगे ये भी है, थारपारकर है, द्विप्रयोजनीय नस्ल है। थारपारकर क्या है, याद रखिएगा द्विप्रयोजनीय नस्ल है। साहिवाल है, इसे भी याद रखिए, एक तरीके से हम बोल ही सकते हैं द्विप्रयोजनी, अर्थात या आप ये भी बोल सकते हो कि जो साहिवाल है क्या, इसी का तो दूध सबसे ज़्यादा मीठा होता है। ठीक है, और कांकरेज क्या है, याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन अर्थात डी। अब वो कैसे सर, ये बता दीजिए। तो याद रखिएगा आपको ये पता होना चाहिए कि जो कांकरेज के जो नर नस्ल के, याद रखिएगा पशु होते हैं नर, उनका मुख्य पर्पज़ क्या होता है, कृषि कार्य। क्या होता है इनका मुख्य पर्पज़, याद रखिए कृषि कार्य, अर्थात जो भी मान लीजिए खेती में हम यूज़ करते हैं, ठीक है, पशु चलित जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उपकरण होते हैं, तो उनमें किसका यूज़ किया जाता है, कांकरेज का। या फिर जैसे कि मान लीजिए बोझा ढोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो वो कांकरेज नस्ल का ही प्रयोग किया जाता है। अर्थात यहाँ पर यही तो क्वेश्चन पूछा गया है कि दुधारू नस्ल कौन सी नहीं है, तो कौन सी है, यहाँ पर कांकरेज है। क्यों, क्योंकि इसका प्रयोग मुख्यतः कृषि कार्य या फिर बोझा ढोने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्लियर क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको पूछा गया कि एक ही नस्ल के असंबंधित पशुओं के बीच संगम के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझिए, आप आसानी से इसका राइट आंसर बता दोगे कि एक ही नस्ल के असंबंधित पशु, एक ही नस्ल के हैं लेकिन असंबंधित है, अर्थात उन दोनों के बीच के कोई संबंध नहीं है, तो इस प्रकार का जो, याद रखिएगा, जो क्रॉस किया जाता है, अर्थात संगम का मतलब यहाँ पर हाइब्रिड या फिर हाइब्रिडाइजेशन जो किया जाता है, यहाँ पर इनका संकरण जो किया जाता है, तो इस प्रकार का जो संकरण होता है इसे ही हम कहते हैं, याद रखिए, आउट ब्रीडिंग। क्या कहते हैं हम इसे, आउट क्रॉसिंग, सॉरी। ठीक है, एक होता है इन ब्रीडिंग, एक होता है आउट ब्रीडिंग। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे, याद रखिएगा, असंबंधित पशुओं के बीच, तो इसे हम क्या कहेंगे, बताइए, आउट ब्रीडिंग। ठीक है, एक होता है इन ब्रीडिंग, एक होता है आउट ब्रीडिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ब्रीडिंग इसे हम कहते हैं, मतलब इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर पूछा जाता है कि एक ही नस्ल के संबंधित पशु, अगर संबंधित पशु होते तो उसे हम कहते हैं इन ब्रीडिंग, उसे हम कहते हैं इन ब्रीडिंग, लेकिन अगर असंबंधित पशु है तो इसे हम कहते हैं आउट ब्रीडिंग। ठीक है, ये आपको याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। अब ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि भेड़ के द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, अर्थात भेड़ में क्रोमोसोम जो संख्या है वो कितनी होती है, 54, 48, 62 या फिर 60। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट नंबर का, अर्थात याद रखिए भेड़ में अगर बात करेंगे जो क्रोमोसोम संख्या होती है, गुणसूत्र की संख्या होती है, वो कितनी होती है, 54 होती है। कितनी होती है, 54 होती है। अगर यहाँ पर बात करते हैं गाय की, तो गाय में यहाँ पर कितने हो जाते हैं, 60, या फिर अगर आपको पूछा जाता है बकरी, तो बकरी में भी 60 ही होते हैं, क्या, क्रोमोसोम नंबर।
ठीक है, ये याद रहेगा। भेड़ का सामान्यतः आपको एग्जाम में पूछा आता है, तो इसका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, 54 होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर एक तो वैसे तो सामान्य क्वेश्चन है, लेकिन आपको LSA जो अभी रिसेंटली में जो पेपर हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, तो आपको ये नहीं अंदाज़ा लगाना है कि ये तो पूछ ही नहीं सकता, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो कि नहीं पूछा गया है, सारे क्वेश्चन आपको पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा NDDB का अगर पूरा नाम की यहाँ पर बात करेंगे तो ऑप्शन आप पहले देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आपको देना है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, NDDB, जो कि आनंद गुजरात में है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, और ये NDDB कहाँ पर है, आनंद गुजरात में ये स्थित है। ठीक है, ये भी आपको याद रहना चाहिए। एक होता है, याद रखिए, NDRI, एक होता है NDDB। तो अगर आपको पूछा था NDRI तो ये तो स्थित है करनाल हरियाणा में, लेकिन NDDB ये स्थित है आनंद गुजरात में। तो इन दोनों को आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि लगभग इनसे आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए, मवेशी, भैंस, भेड़ व बकरी की वयस्क मादा में अंडाशय आमतौर पर होते हैं। अर्थात यहाँ पर आपको पूछा गया है कि जो अंडाशय होता है इसकी जो आकार है, जो शेफ होती है, वो किस प्रकार की होती है, बीन या लोबिया के आकार की, बेरी के आकार की, बादाम के आकार की, या फिर पूर्ण गोल आकार की। अर्थात जो अंडाशय होता है वो किस शेफ का होता है, किस आकार का होता है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा C, अर्थात याद रखिएगा आलमंड, अर्थात बादाम के आकार का। जो याद रखिएगा जो अंडाशय होता है ये किस प्रकार का होता है, बादाम के शेफ का होता है, बादाम के आकार का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि दुग्ध के स्त्राव अर्थात मिल्क लेट डाउन के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हिंट में अगर बात करूँगा तो मिल्क लेट डाउन हार्मोन किसे कहा जाता है, आपको ये पता है, मिल्क लेट डाउन हार्मोन किसे कहा जाता है, तो वही तो इसका राइट आंसर है। तो याद रखिएगा हम बोलते हैं मिल्क लेट डाउन हार्मोन ऑक्सीटोसिन हार्मोन को, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को, अर्थात इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर याद रखना कि अगर आपको पूछा जाता है कि ऐसी कोई पशु है, मान लीजिए वो दूध नहीं देती है, ब्याने के बाद भी अगर दूध नहीं देती है, तो उसे जो इंजेक्शन दिए जाते हैं, याद रखिएगा वो किसके दिए जाते हैं, याद रखिएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन के उन्हें इंजेक्शन दिए जाते हैं, ताकि पशु पावसने लगे। क्या, पशु पावसने लगे। कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे कि मान लीजिए मादा पशु है, उसका जो बछड़ा होता है वो उसकी डेथ हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में भी वो क्या करती है, याद रखिए दूध नहीं देती है, अर्थात पावसती नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, याद रखिए उसे इंजेक्शन देते हैं, और जो इंजेक्शन दिया जाता है वो किसका होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का होता है, इसलिए तो इसे कहा गया है मिल्क लेट डाउन हार्मोन। ठीक है, ये याद रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जिसमें आपको पूछा गया है कि हड्डियों में जो कैल्शियम होता है या फिर फास्फोरस होता है, इनका अनुपात क्या होता है, इनका रेशियो क्या होता है। ठीक है, आपको ये पता है कि हड्डियां हैं, इनमें मुख्य तौर पर जो भी होते हैं वो कैल्शियम और फास्फोरस ही होते हैं, लेकिन ये किस अनुपात में होता है, किस रेशियो में होता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो याद रखिएगा सामान्य क्वेश्चन है, जो कैल्शियम है ये ज़्यादा होता है अर्थात 2 अनुपात में, और जो फास्फोरस होता है इससे थोड़ा कम होता है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, B ऑप्शन इसका बिल्कुल एग्जैक्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कैल्शियम 2 और फास्फोरस 1। ठीक है, ये रेशियो में हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि रक्त स्राव रोग या विलंबित रक्त जमाव किस विटामिन की कमी के कारण हो सकता है। अर्थात क्वेश्चन को पहले समझिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप पहले समझिए। आपको ऐसा पूछा गया कि ऐसा कौन सा रोग है जिसमें विलंबित अर्थात रक्त को जमने में देरी, रक्त को जमने में देरी, या फिर आपको ऐसे भी पूछ सकता है रक्त का थक्का बनने में देरी किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो याद रखिएगा रक्त स्राव या फिर रक्त का थक्का बनने में जो लेट होता है, जो देरी होती है, वो ऐसा विटामिन कौन सा है, याद रखिएगा वो तो विटामिन K है। इसी के कारण तो क्या होता है, जो ब्लड क्लॉटिंग की समस्या होती है अर्थात वो देरी से होती है, जो रक्त का थक्का बनता है वो देरी से बनता है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन
के। ओके, तो के की कमी से ही होता है कि जो रक्त का थक्का है ये देर जमेगा या फिर जल्दी जमेगा, ये केवल डिपेंड करता है विटामिन के पर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि विटामिन B12 का सामान्य नाम क्या होता है। विटामिन B12 का सामान्य नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल, बायोटीन, टिकोफेरोल या फिर साइनोकोबालएमीन। तो यहाँ पर आपको मैं अगर बात करूँगा तो याद रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा हिंट देना चाहूँगा कि विटामिन B12 में क्या होता है, कोबाल्ट पाया जाता है। तो अब इसी से आप याद रख सकते हो कि साइनोकोबालएमीन, अर्थात इसका जो राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है वो होगा डी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि आप ऐसे भी हिंट याद रख सकते हो कि विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। तो कोबाल, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, अर्थात साइनोकोबालएमीन किसका नाम होता है? विटामिन B12 का नाम होता है। इसके साथ साथ 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर और देख लेते हैं कि एस्कॉर्बिक अम्ल की अगर बात करेंगे तो ये तो भाई विटामिन सी को कहते हैं। बायोटीन किसे कहते हैं सर, ये भी बता दीजिए। तो याद रखिएगा, विटामिन एच को ही हम क्या कहते हैं? बायोटीन कहते हैं। अगर आपको पूछा था, याद रखिएगा, टिकोफेरोल किसे कहा जाता है, तो आप याद रखोगे कि सर जी ये तो किसे कहा जाता है? विटामिन ई को कहा जाता है। और चौथा तो हमने देख ही लिया है, विटामिन B12 को क्या कहा जाता है? साइनोकोबालएमीन कहा जाता है। और अभी तो आप बताओगे कि सर इसमें तो कोबाल्ट पाया जाता है, इसलिए हमें याद रहेगा कि विटामिन B12 में कोबाल्ट पाए जाने के कारण इसका सामान्य रोग नाम है वो क्या होता है? साइनोकोबालएमीन होता है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आई थिंक याद हो गए होंगे और क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैला देना। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से प्रिपरेशन रखिए। आपकी जो वैकेंसीज है आती रहेगी, उसका आपको वेट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आजकल का दौर ऐसा है कि जब नोटिफिकेशन आएगा उसके साथ साथ आपकी एग्ज़ाम डेट आ जाएगी। तो आप केवल तैयारी कीजिए, कब आपकी वैकेंसी आ रही है कब नहीं आ रही है इसका आपको वेट नहीं करना है। ठीक है, आपका 100% आपको देना है आपकी प्रिपरेशन पर। मैं आपका साथ देता रहूँगा यहाँ पर क्वेश्चंस के साथ, लेकिन पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए।